प्यारे प्यारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम सभी अपने अध्ययन का प्रारंभ करते हैं हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का। और इसके अंतर्गत हिंदी व्याकरण को हम लोग पढ़ेंगे। पर इससे पहले जैसा मैं हमेशा कहा करता हूँ कि माता हिंदी संस्कृत की पुत्री है और सभी भाषाओं की जननी है। और इसके विपरीत आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी वो विदेशी भाषाओं की जननी है। यानी सभी जननी हमारे नज़र में, हमारी दृष्टि में समान होनी चाहिए। इसी विचार के साथ मैं आपका शिक्षक भारत भूषण पाठक प्रस्तुत हूँ आज के शीर्षक को लेकर के, जो अधिकतर हमारे जो बच्चे हैं जो संभवतः 8वीं 9वीं या 10वीं में पढ़ते हैं, बराबर इसके विषय में पूछा करते हैं। मैं चूँकि खुद शिक्षक हूँ तो मैंने इसकी महत्ता को समझा है और देखा है कि बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा असावधानी महसूस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या किया जाए। ये विषय है, ये शीर्षक है संक्षेपण। संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण यानी कि आपके समक्ष प्रस्तुत, ऐसे तो हिंदी व्याकरण की आप जब पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलेगी, विस्तृत परिभाषा मिलेगी संक्षेपण की। परंतु मैं अपने द्वारा तैयार एक संक्षेपण की संक्षिप्त परिभाषा आपके लिए रखता हूँ। संक्षेपण यानी विस्तारित तथ्यों को उससे निचोड़कर, उससे संग्रहित कर, उससे अलग करके एक सारगर्भित विषय वस्तु बनाना। यानी थोड़ी हिंदी आपके लिए समस्या हो सकती है कुछ शब्द, तो मैं बताना चाहूँगा। संक्षेपण का अर्थ होता है कि आपके लिए जो बहुत ही जटिल तरीके से जो प्रस्तुत की गई है आपके लिए जो विषय वस्तु, उसे आप सरल किस तरीके से बना सकते हैं, बस यही चीज़ संक्षेपण है। और संक्षेपण के कुछ मूल तत्वों को जानना जरूरी है। संक्षेपण का गुण क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ यदि हम करते हैं और उसके विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस विषय वस्तु को अध्ययन करने से या समझने से क्या गुण मिलेगा। क्योंकि कहा जाए तो हम लोग एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, ऐसे आधुनिक समाज में रह रहे हैं जहाँ पर दो ही चीज़ें प्रसिद्ध हैं, लाभ या हानि। तो हमें क्या किससे लाभ होगा इस चीज़ को समझना है, और कैसे होगा इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। तो संक्षेपण के गुण, संक्षेपण के पहले गुण में क्या होती है कि संक्षेपण में पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता यानी कि संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। जब उसे लिखा जाए, जब उसे किया जाए तो वो पूर्णतः पूर्ण हो। यानी कि उसमें जो बात हो, ऐसा नहीं है कि हम उसको सरल करेंगे तो दैट मीन्स कि कहना चाहूँगा, मेरा आशय यहाँ पे ये था, मैं तो यहाँ पे थोड़ा आंग्ल भाषा का प्रयोग कर गया, पर कोई बात नहीं। जैसा मैं कहा कि सभी जननी ही हैं, तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ अगर हम सरलतम करना चाहें तो ये नहीं कि अगर हमारा संक्षेपण जो है कम से कम 100 शब्दों में है और हम उसे 20 या 10 में ही निपटा दें तो वो उचित नहीं कही जाती है। एक सारगर्भित संक्षेपण होना चाहिए। सारगर्भित संक्षेपण से आशय यह है कि आपने जो शब्दों का चुनाव किया है या जो वाक्य आपके इस संक्षेपण में आए हैं वो विषय वस्तु से संबंधित हो, ना कि बाहर के शब्द आपको। यानी कि आपको सीधा सीधी रखना है, ये विचार अपने मन में, ये भाव रखनी है, ये समझ आपको विकसित करनी है अपने में कि आप जो संक्षेपण करेंगे उसमें कहीं भी कुछ कहेंगे कि जो कहते हैं अतिरिक्त चीज़ें नहीं आएंगी। और संक्षेपण जो है वो आप कम शब्दों में अधिक कहने की ताकत मान सकते हैं। और दूसरा इसका जो गुण है संक्षेपण का, वो है संक्षिप्तता। संक्षेपण का यह एक बहुत ही प्रधान गुण है कि इसमें संक्षिप्त होना चाहिए। जैसा मैं बताया कि ये बहुत ही संक्षिप्त होता है, यानी कि एक दीर्घतर विषय वस्तु को लघुतर बना करके प्रस्तुत करना होता है। लघुतर बनाने से होता है यानी विषय वस्तु को, यानी बड़े तरीके से पूरा एक कहानी लिखे होने को, उसको हम एक संक्षिप्त करेंगे, छोटा करेंगे और इस आधार से। तीसरा गुण संक्षेपण का यह है कि इसमें अस्पष्टता का होना
बहुत ही आवश्यक है, यानी क्लियरिटी, जिसको आप इंग्लिश में, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पे आंग्ल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, आज के जो विद्यार्थी हैं, वो माता हिंदी को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें उनके स्नेह को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके वात्सल्य का आनंद उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ शब्द आपके लिए आंग्ल भाषा का रख दे रहा हूँ। स्पष्टता यानी क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी कि आप जो संक्षेपण कर रहे हैं उसमें आपकी स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि आप विषय वस्तु से भटके नहीं, दिग्भ्रमित ना हो, रास्ता ना बदल रहे, यानी कि मुझे जाना था सरैयाहाट और मैं पहुँच गया दुमका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें विषय वस्तु पे केंद्रित होनी चाहिए। तो संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए कि संक्षेपण जो लिखा जा रहा है भाई, तो इसका संदर्भ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसमें पूर्णता क्या है, तो ये। और संक्षेपक जो होता है, यानी जो संक्षेपण करने वाले हैं, यानी हम लोग जो विद्यार्थी हैं, उन्हें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि संक्षेपण के पाठक के सामने मूल संदर्भ नहीं रहता, यानी कि आप जो लिखेंगे तो उनके सामने जो ओरिजिनल जो आपका था, जो मूल संदर्भ था, जो आप जहाँ से जिस स्टैंड को आपने प्रस्तुत किया है, वो पाठक के सामने में या आपके पढ़ने वालों श्रोताओं के सामने में वो विषय वस्तु नहीं होती है। तो आप कुछ इस तरह से अपने संक्षेपण को लिखें कि आपकी सारी कहानी की, संपूर्ण कहानी की या संपूर्ण लेख की सारांश, लेख का सारांश जो है इसमें समाविष्ट हो, यानी कि उसमें सम्मिलित हो, शामिल हो। तो ये मतलब तीसरा इसका जो पॉइंट था वो है भाषा की सरलता। संक्षेपण में बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं अभी क्लिष्ट शब्द बोला, क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन, इसको इंग्लिश में हार्ड कहते हैं। तो क्लिष्टता नहीं आनी चाहिए, यानी कठिनता नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग ठीक है माता हिंदी की सेवा में हैं, परंतु विद्यार्थियों को ज़्यादातर कोशिश करनी है, अधिकतर कोशिश करनी है। देखिए, मैं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको जो भी लिखना है वो बहुत ही सरल भाव हो। ज़्यादा अगर विश्लेषणात्मक लिखेंगे आप तो आपके जो शिक्षक हैं उसे समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि जब कॉपियाँ जांची जाती है तो बहुत सारी कॉपियाँ होने की स्थिति में जो शिक्षक हैं, अगर वो हिंदी के भी शिक्षक हैं तो उन्हें तो ऐसे तो ध्यान रखना चाहिए, हिंदी के जो शिक्षक हैं उन्हें बिल्कुल ही ध्यान रखनी चाहिए सब बातों पर कि भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, यानी आप सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा। तो संक्षेपण के लिए बहुत ही जरूरी है कि उसकी भाषा सरल और परिष्कृत हो। तो मैं जैसा बताया था, क्लिष्ट और समास बाहुबल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। समास में गलत बोल गया यहाँ पे, समास बाहुबल नहीं, समास बहुल भाषा का, यानी बहुत क्या होता है कि जब हम संक्षेपण करने बैठते हैं तो वहाँ पे समास का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया किसी मेरे संक्षेपण में वो शब्द आए कि वो वृकोदर था। अब वृकोदर भैया, इसके लिए मुझे डिक्शनरी उठानी होगी, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा संक्षेपण का जो अर्थ है वो अनर्थ कर देगा। इसलिए हमें एकदम बिल्कुल ही सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कोई आडंबर, कोई भी ज़्यादा तड़क भड़क यानी कि कोई श्रृंगार की आवश्यकता इसमें नहीं है। आप सीधे तौर पे रखें और ऐसा रखें कि जिसे सभी लोग समझ सके, सबके लिए सुग्राह्य हो, यानी जो सभी के समझ में आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है। संक्षेपण के चौथे गुण में, अगर पांचवें गुण में अगर कहा जाए तो शुद्धता होनी चाहिए कि आप जो संक्षेपण लिखेंगे उसमें ज़्यादा काटा काटी नहीं होना चाहिए। काटा पीटी यानी कि ज़्यादा एकदम क्या कभी फूल बना दिया कभी पत्ती बना दिया, वो नहीं करना है। संक्षेप में भाव और भाषा की शुद्धता होनी आवश्यक है और काटा पीटी तो करनी ही नहीं है। शुद्धता से हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब यह है कि संक्षेपण में वही तथ्य तथा विषय लिखे जाएं जो मूल संदर्भ में हो, यानी जो भी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, जो भी वाक्य उसमें आएंगे, हमें इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना है, भलीभांति ध्यान रखनी है उसे, उस बात का कि उसमें जो शब्द आए वो मूल संदर्भ में हो। ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहाँ पर एक कहा जाए कि वो थे ना कि क्या था वो, अरे एक बहुत अच्छी सी मूवी आई थी, चलो एक बात कर लेता हूँ कि क्या है, 7 फेरे। तो वो 7 फेरे में कहानी है 7 फेरे की, अब पता लगा कि आपने 18 फेरे बना दिए। तो ऐसे नहीं कि आपकी जो है शुद्धता होनी चाहिए, यानी आप संदर्भ से भटके नहीं, आपका जो विषय वस्तु है वही होना चाहिए। यही है संक्षेपण। और इसमें विकृति या परिवर्तन की आवश्यकता अब या आपके पास अधिकार वो नहीं होता है कि आप इसके परिवर्तन कर देंगे।
आपने और ना अपनी और से किसी तरह की टीका टिप्पणी होनी चाहिए। कोई भी इसमें टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो कोई ज़रूरी नहीं है। भाषा व्याकरणोचित होनी चाहिए। यानी व्याकरणोचित से आशय क्या है? व्याकरणोचित को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, व्याकरण जोड़ उचित, यानी जो व्याकरण के लिए उचित हो, जो यानी व्याकरण से संबंधित हो, व्याकरण से संदर्भित हो, यानी व्याकरण से जिसका जुड़ाव हो, ऐसे भाषा का हमें या ऐसी भाषाओं का यहाँ पे हमें प्रयोग करना है। ऐसे विचारों का, ऐसे वाक्यों का, ऐसे शब्दांशों का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। टेलीग्राफिक नहीं होना चाहिए। टेलीग्राफिक यानी कि एकदम पूरा पूरा सजा दिए, फूल पत्ती बना दिए, ऐसा कुछ नहीं। प्रवाह और क्रमबद्धता, प्रवाह और क्रमबद्धता यानी कि आप जो विषय वस्तु लेके चले हैं उसमें एक प्रवाह होना चाहिए। कहीं पे ऐसा ना लगे कि रुक जा रहा है जो पॉइंट है। और क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही संक्षेपण का स्वरूप निकलता है। जब आप क्रम और प्रवाह, क्रम यानी कि क्या उसको बोलते हैं, रिस्पेक्टिवली चलेगा, यानी कि कंटिन्यूसली चलेगा, लगातार चलेगा, वही प्रवाह हुआ, धारा प्रवाह जिसको बोलते हैं। और फ्लुएंसी होनी चाहिए, यानी कि कहीं रुकाव नहीं होना चाहिए, कहीं बाधा नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। संक्षेपण का ये स्वरूप को निखार देता है। वाक्य सुसंबद्ध और गठित हो। सुसंबद्ध यानी कि वाक्य जो आप लिख रहे हैं वो पता न चले कि ये वाक्य कहीं और का है और ये कहीं और का। तो प्रवाह बनाए रखने के लिए वाक्य रचना में जहाँ तहाँ, अतः, अतएव, तथापि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। एक भाव दूसरे भाव से संबद्ध हो। ऐसा नहीं हो कि ये भाव जो है मेरा कुछ और था, ये भाव कुछ और था। उनमें तार्किक क्रमबद्धता रहनी चाहिए। तार्किक क्रमबद्धता यानी कि आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है, जो विषय वस्तु आपने रखा है, उसमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, वहाँ पर तार्किक सोच वहाँ पे उपस्थित होनी चाहिए। और संक्षेपण में 3 गुणों का होना बहुत जरूरी है। संक्षेपण के लिए जो मूलतः जो सारांश के तौर पर कहे जाए 3 गुण होने चाहिए। उसमें क्या? संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी ब्रीफली होनी चाहिए उसको, स्पष्टता होनी आवश्यक है, क्लियरनेस होनी चाहिए और क्रमबद्धता होनी चाहिए। और संक्षेपण के यदि नियमों पर जाएंगे तो संक्षेपण के विषयगत नियम क्या हैं, तो मैं अपने इस ज्ञान प्रसार को ज़्यादा बड़ा नहीं करता हुआ मैं इसे यहीं पे संक्षिप्त करूँगा। और ये नहीं तो आपके दिमाग को हैंग कर सकता है। इसमें बताई विषय वस्तु को आप समझ सकते हैं। मैं इसके लिए कुछ कोशिश करूँगा कि इसमें कुछ स्लाइड डाल दूँ। तो मूल संदर्भ को ध्यानपूर्वक सबसे पहले पढ़ना होता है। जैसे मैं बताया भी था विद्यालय में आप लोगों को कि जो आपके पास संदर्भ दिया गया उसे ध्यान से पढ़ें, एक बार नहीं 4 बार पढ़ें। क्या दिक्कत है? समय है अपने पास। हाँ, पर समय को ध्यान में रखते हुए। यदि हम परीक्षा देने के लिए बैठे हैं और उसे पढ़ते रहे, पता चला कि टाइम निकल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ना है उसे, जब तक उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट न हो जाए। यानी कि किस विषय में है, भैया क्या था, अरे वो क्या था, ऐसा नहीं। मतलब आप यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फलाना टॉपिक था, ऐसे था, वैसा था। मतलब कि आपको मूल बातों पर ही रहना है। यानी कि आपका जो संक्षेपण है वो आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, यानी उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट होना बहुत ही जरूरी है। तब तक संक्षेपण लिखना आरंभ नहीं करना चाहिए, जब तक आप नहीं समझ जाएं उसे लिखें नहीं। क्योंकि मैं बताऊं कि इस बार जो परीक्षाओं की मैंने जो उत्तर पुस्तिका जांची थी, परीक्षण किया था, तो उसमें मैं देखा कि बच्चों ने क्या किया है, हूबहू वही संक्षेपण में उतार के रख दिया है। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि मूल अवतरण कम से कम 3 से 4 बार, जैसा मैंने बोला, वो वैसा होना चाहिए। मूल के भावार्थ को समझ लेने के बाद आवश्यक शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को रेखांकित करें। यानी कि मूल पॉइंट जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण, जो यहाँ पे आपका एक बन सकता है पॉइंट, तो उसको आप रेखांकित करें, अंडरलाइन करें। जिनका मूल विषय से सीधा संबंध हो अथवा जिनका भावों या विचारों की अन्विति में विशेष महत्व हो। इस प्रकार अन्विति से अर्थात ये कह सकते हैं कि विचार जो है आपके आदान प्रदान सही से हो। कोई भी भाषा जो है, भाषा का क्या अर्थ होता है? भाषा जो है भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति का साधन यानी हम अपने विचार को किसी और पे प्रकट करें और दूसरे के विचार को समझ सकें। जैसे मैं अभी जो बता रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। जिनका मूल विषय से सीधा संबंध हो अथवा जिनका भावों या विचारों की अन्विति में विशेष महत्व हो। मैंने अन्विति शब्द को बताया। अन्विति अर्थात संबंध, भाषा से, विचार से संबंधित हो। इस प्रकार कोई भी तथ्य छूटने नहीं पाएगा। जब आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आप इस तथ्य को आप यहाँ पे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद जी कह रहे हैं, मैं उतना कहाँ जानता हूँ।
तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे तथ्य छूटने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना है। संक्षेपण मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल, मूल संदर्भ का वो संक्षिप्त रूप है, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म, यानी कहा जाए तो लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट वीडियो। वो कहते हैं ना कि MP3 MP4, तो MP4 जो हो गया वो एचडी क्वालिटी हो गई, और MP3 यानी कि MP4 में हो गया कि आपका वीडियो क्वालिटी होता है, आप उसको ऑडियो बना सकते हो, तो ऐसे कन्वर्ट लोग करते हैं। तो बस वही ओरिजिनल फॉर्म का वो कॉपी है, संदर्भ है, उसका संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें अपनी ओर से किसी तरह की टीका टिप्पणी, जैसा मैंने पहले बताया, भैया कितनी बार बताऊंगा कि आलोचना प्रत्यालोचना की आवश्यकता नहीं है कि इसमें ऐसे होने चाहिए थे, इस विषय वस्तु में लेखक महोदय ने ऐसा रखा है वैसा रखा है, कुछ नहीं करना है। संक्षेपण के लेखक को ना तो किसी मतवाद के खंडन का अधिकार है और ना अपनी ओर से मौलिक या स्वतंत्र विचारों को जोड़ने की छूट है। तो मैं क्या बता रहा था कि संक्षेपण को जो है क्या करना है कि इसमें टीका टिप्पणी अथवा आलोचना प्रत्यालोचना की कोई आवश्यकता नहीं है। संक्षेपण के लेखक को ना तो किसी मतवाद के खंडन का अधिकार है, यानी जो भी मत वहाँ पे रखा गया है भैया ठीक है, आपको उस पर कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप अर्थ से भटक जाओगे। तो संक्षेपण को अंतिम रूप देने से पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जो आप अंडरलाइन किया था, जैसा मैंने आपको विद्यालय में भी बताया है बहुत बार कि रेखांकित करें, अंडरलाइन करें, उसे लाल काला टिकली लगा दें, यानी कि टीका टिप्पणी उस पर मतलब कि रंग सजा दें, ताकि वो आप अंडरलाइन करके रखेंगे तो आपको वो समझ में आएगी। यार भैया मैं भूल गया गलती से कि यहाँ पे रंग वंग करो, उसमें ऐसा नहीं कि कलाकारी कर दो, फोटो वोटो बना दो, बस एक अंडरलाइन काले पेन से कर लो, या आपके पास बॉल पॉइंट पेन है, ब्लू पेन है, तो आप लिखने अगर बैठे हो कॉपी में ही लिखोगे, ऐसी बात तो नहीं है कि आप मोबाइल में टंकित करोगे। तो उसे अंडरलाइन करनी आवश्यकता है, अंडरलाइन की आवश्यकता है, उसे रेखांकित करें। अंडरलाइन का अर्थ होता है रेखांकित करना हिंदी में। तो उसमें जोड़ घटाव, उचित और आवश्यक संशोधन करना चाहिए कि क्या यहाँ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, पर हाँ यही कह रहा हूँ कि ऐड करेंगे पर विषय वस्तु से संबंधित, ऐसा नहीं कि कुछ अपने मन से लगा दिया। यहाँ एक बात ध्यान रखने की यह है कि मूल संदर्भ के विचारों की जिस क्रम में मूल लिखा गया है उसी क्रम में संक्षेपण भी लिखा जाए। बिल्कुल, जो क्रम में है उसी क्रम में, ऐसा नहीं कि ये घटना पहले थी, मतलब कि सीता जो है गीता से मिलने गई थी तो सीता जाके सिनेमा देखी, तो ऐसा नहीं कि सीता सिनेमा पहले देखी, पहले तो सीता गीता से मिलने के लिए गई। तो ये बात पे ध्यान हमें रखना है और इस तरह से तारतम्य बनाते हुए चलना है। ऐसा मालूम हो कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सीधा संबंध बना हुआ है। उक्त रूपरेखा को अंतिम रूप देने से पहले उसे एक दो बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मास्टर साहब हो गया, लो भैया ले जाओ कॉपी, बस हो गया मैं तो घर चला, ऐसा वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ताकि कोई भी आवश्यक विचार छूटने ना पाए। कोई भी विचार आपका जो है अगर यहाँ पे छूट जाता है तो ये तो गड़बड़ बात हुई। तो जहाँ तक हो सके वो अत्यंत संक्षिप्त, ऐसा नहीं हो कि मैं तो कॉपी जमा करके आ गया, अब कैसे क्या होगा।